कि पिछले के सरकारों का अनुभव है मुझे, मायावती जी की सरकार का और अखिलेश यादव जी की सरकार का। मुलायम सिंह जी इसके पहले थे, उनके बारे में क्या कहना इस संसार में है नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार थी और मायावती जी की सरकार। 2, 4, 6 घंटे बिजली उपलब्ध होती थी। पर्टिकुलर अपने क्षेत्रों पर 22, 24 और 20 घंटे बिजली जाती थी, लेकिन बुंदेलखंड के लोग स्वयं गवाह हैं। महोबा तक जो नेशनल हाईवे है, इसका 3 साल पहले एक गलत रूट पर उसको डिसाइड किया गया था, लेकिन सरकार ने स्वयं उसको चेंज किया और मैंने भी ध्यानाकर्षण कराया कि जब 4 लेन नेशनल ग्रीन हाईवे जब निकल रहा है तो शहरों की कनेक्टिविटी हो, तब तो उसका डबल फ़ायदे होंगे, क्योंकि अगर जो बहुत दूर से निकलता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो अब ये कानपुर रिंग रोड से होते हुए घाटमपुर को कनेक्ट करेगा, हमीरपुर को कनेक्ट करेगा, मौदहा को कनेक्ट करेगा, कबरई को कनेक्ट करेगा, सीधे इस तरीके का लगभग वो फाइनल स्टेज में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज 25 दिसंबर है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस भी है। महोबा जनपद में आज यहां पर सांसद खेल महोत्सव चल रहे हैं। कल और आज 2 दिन का ये कार्यक्रम रखा गया था। इस खेल महोत्सव में राज्यसभा के सांसद और हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के ही रहने वाले हमीरपुर के श्री बाबूराम जी निषाद इस महोत्सव में थे और आज अब हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका महोबा न्यूज़ के। धन्यवाद आपका इस चैनल पर। ये जो खेल महोत्सव, सांसद खेल महोत्सव यहाँ आयोजित किए गए हैं जी, इसके पीछे क्या मूल भावना क्या रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की उपज है ये। आज के दिन पूरे देश भर में 290 लोकसभाओं में सांसद खेल महोत्सव संपन्न हो रहे हैं। उसी क्रम में मैं हमीरपुर महोबा लोकसभा में निरंतर, आज चौथा दिन है, महोबा के स्टेडियम ग्राउंड पर खेल हुए, कल भी हुए, आज भी हुए, जिनको पुरस्कार वितरित करके आपके स्टूडियो में आया हूँ। निश्चित रूप से मोदी जी ने जो खेलो इंडिया के तहत ये अभियान चलाया, इस अभियान से खेल के क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते थे उनको अवसर नहीं मिलता था। कुछ चुनिंदा बच्चे ही खेल के मैदान पर दिखते थे, लेकिन इस माध्यम से मैंने सरकार के माध्यम से ये कार्यक्रम प्रायोजित था और मुझे एज ए होस्ट के नाते इन खेलों में लगातार रहने का चौथा दिन है, अवसर मिला। मैंने स्वयं देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के वो होनहार बच्चे जो अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उनमें प्रतिभाएं हैं। और खेल के मैदान पर जो भी प्रतिभागी अच्छा खेले उनको पुरस्कृत भी किया गया है। ये अब आगे जाकर मंडल पर खेलेंगे, फिर प्रदेश में खेलेंगे, जहाँ जैसी सुविधा होगी, क्योंकि विभिन्न तरीके के खेल, कबड्डी है, क्रिकेट मैच है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, सभी खेल कराए गए हैं। इन खेलों में जो बहुत होनहार बच्चे थे वो सामने आए हैं और खेल के माध्यम से हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सांसदों को, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, और बच्चों से भी अवगत हुए। निश्चित रूप से खेल जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण है, अंग है, जिसमें से विशेषतः बच्चों के लिए
क्योंकि बच्चों का सिर्फ टारगेट पढ़ाई ही रहती है तो बहुत स्ट्रेस होता है उनको। जब वो पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि लेंगे तो मानसिक और उनका शारीरिक ठीक होगा और उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और टीम भावना भी डेवलप होती है कि जब एक टीम के साथ कोई खेलेंगे तो ये भी उनमें भाव उत्पन्न होता है और इस भाव से फिर वो आगे बच्चे जो जाएगा तो निश्चित रूप से इसी अनुरूप ढलेगा, संस्कार भी उसको मिलेंगे। जब एक टीम होती है तो कई तरीके के विचार आदान प्रदान होते हैं और अन्य तरीके के जनप्रतिनिधि और सभी गार्जियंस भी जब होते हैं तो एक अच्छा सा उनको माहौल और वातावरण मिलता है। तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है देश से जोड़ने के लिए, क्योंकि जब खेलेंगे तो उनको लगेगा कि हम अभी ज़िले में हैं, प्रदेश में जाएं, देश के स्तर पर खेलें। तो इस भावना के अनुरूप वो और रुचि के साथ आगे बढ़ेंगे और खेलेंगे। बुंदेलखंड में बहुत प्रतिभाएं हैं और हमारा चैनल महोबा न्यूज़ जो है वो इन प्रतिभाओं को उजागर करता रहता है। अभी छतरपुर ज़िले की एक बच्ची है क्रांति गौड़, जिसने क्रिकेट में जो है तहलका मचा रखा है। माननीय सांसद जी, आप लंबे समय से आपकी राजनीतिक पारी चल रही है। वर्तमान में आप राज्यसभा सांसद हैं। आप उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्तीय निगम के अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत सारे पदों पर रहे हैं। आपकी कोई राजनीतिक पारिवारिक कोई पृष्ठभूमि नहीं रही है, फिर आपने इतना आप कैसे आगे आ गए? क्या आपकी निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं एक किसान का बेटा हूँ और जब गांव स्तर पर मैंने समस्याएं स्वयं देखी तो मुझे लगा कि जनसेवा के क्षेत्र में मुझे आना चाहिए। तो अब जनसेवा के क्षेत्र में आना चाहिए, लेकिन अब कौन सा दल होगा, कौन से दल में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर राजनीतिक कार्यकर्ता काम करता है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ नज़र आया कि राष्ट्रीय भावना और फिर इसके बाद दल के बाद स्वयं को बाद में रखा। जनसेवा का वास्तविक आधार लेकर हम आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हमने अपने दिल में लगाए हुए, उसको अपनी थाती समझते हुए आगे बढ़े और लगातार उस विचारधारा के अनुरूप काम करने का एक लंबा अवसर मिला। उस लंबे अवसर में प्रदेश स्तर पर भी मुझे 2 बार प्रदेश का उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, युवा का, मेन का, और कल्याण सिंह जी की सरकार के समय जब मैं था युवा मोर्चा का अध्यक्ष, उसी टाइम इलेक्टेड चेयरमैन था यूपी फिशरी कोऑपरेटिव फेडरेशन का। फिर योगी सरकार ने मुझे पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का दर्जा प्राप्त मंत्री भी बनाया। 2022 में मैं राज्यसभा पहुंचा। यानी पार्टी में काम करते करते और आज मैं आपके स्टूडियो में यहाँ ऐसे राज्यसभा के नाते बैठा हूँ, तो मेरा शीर्ष नेतृत्व और मेरा प्रदेश का नेतृत्व ने मुझे ये अवसर दिया है। मैं अपने नेतृत्व का अभिनंदन, आभार करता हूँ कि एक ऐसे ज़मीनी और बूथ के कार्यकर्ता को प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर ले जाकर खड़ा किया। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे कुछ पूर्व जन्मों का कर्म है और आप जैसे सभी सहयोगी साथियों का, मित्रों का, बुद्धिजीवियों का सानिध्य इसने प्राप्त हुआ है। इस कारण से ऐसा मुझे अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद महसूस करता हूँ। आपकी कार्यशैली, कार्य योजना प्रभावित करती है। हमने कहीं पढ़ा था कि आप किसी मात्र सहकारी संघ के जब आपने उसको संभाला तो उस समय वो घाटे में थी, फिर आपने उसको अपने कार्यकाल में उसको प्रॉफिट में ला दिया। बड़ा आपने
ऐसा विषय निकाला है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश मत्स्य सहकारी संघ कोऑपरेटिव सेक्टर की ये शीर सहकारी संस्था थी। सरकार ने गठन तो किया था, उसमें समितियां थीं, लेकिन उसका स्वयं का कोई कार्य नहीं था। मैं जब चेयरमैन बना तो 5 मुख्यमंत्री उस मेरे कार्यकाल से गुजरे। कल्याण सिंह जी, माननीय राम प्रकाश जी, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, मायावती जी, मुलायम सिंह जी। मैंने लगातार मेरा उस पद में रहते हुए प्रयास करता रहा। प्रयास करते करते कई जलाशय और झील मैंने उसमें ट्रांसफ़र कराए और वो आज करीब 3000 मत्स्यजीवी सहकारी समितियां उसमें सदस्य हैं और उसमें ये जलाशयों के माध्यम से अपने स्वयं के संसाधनों पर समिति खड़ी हो गई है। सहकारिता के क्षेत्र में एक विशेष क्रांति उसमें आएगी। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर सहकारिता के क्षेत्र में फिशरी से संबंधित वो अच्छा खासा विकास करेगी और जो बेसिकली मछुआरे हैं उनके हित की उसमें बात होती है। जो मछली पकड़ने वाला भी होता है और ठेका भी समिति स्वयं लेती है और जनरल पब्लिक में भी अनाउंस करती है देने के लिए, तो उसमें मछुआरों को लाभ मिलता है। आप राज्यसभा के सांसद हैं और एक्टिव सांसद रहे हैं और रहते हैं। आपकी अटेंडेंस राज्यसभा में बहुत ज़्यादा रही है, कहीं कहीं तो आपने 100% अटेंडेंस भी दी है आपने, और आप बहुत सारे प्रश्न भी राज्यसभा में आपके माध्यम से उठाए जाते रहे। लगभग मुझे लगता है कि 300 के आसपास प्रश्न में आपने या तो सहभागिता की है या डिबेट में शामिल हुए हैं आप। जी जी। गडकरी जी से भी आपकी भेंट हुई और कुछ प्रश्न भी आपने प्रदेश के ही नहीं अन्य प्रदेशों के भी प्रश्न आपने उठाए हैं, उत्तरांचल के और बिहार के, झारखंड के भी बहुत सारे हमने देखे हैं। ऐसे कौन से विशेष प्रश्न रहे हैं जिन पे आपको लगा कि सरकार ने इन पर काम किया है? निश्चित रूप से आपका ये जो प्रश्न है ठीक है, और मैंने जो भी विषय रखे हैं उसमें कहीं क्षेत्रवाद का विषय नहीं है। जैसे एक पौधा लाया गया था यहाँ पे, बबूल, विलायती बबूल। आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश में भ्रमण किया है। ये पहले तो उपयोगी था कि जलाऊ लकड़ी के नाते, क्योंकि पहले आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले उसकी उपयोगिता समझ में आ रही थी, क्योंकि पानी नहीं था, जंगल ऐसे खाली पड़े थे। और ये मैंने स्वयं अपने गांव से अनुभव लिया कि बड़े बड़े जंगल में खड़ा हुआ है, अब उसके नीचे अच्छी घास नहीं उग पा रही है और जो वहाँ पशु पक्षी विचरण करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। जो पशु हैं वो जंगल से बाहर जाते हैं, उनका शिकार हो जाता है, क्योंकि कांटेदार पौधा है। इसको मैंने सदन में उठाया है और सरकार से आग्रह किया है, और गोवा की सरकार का उदाहरण भी मैंने दिया है कि इसको तत्काल हटा करके देसी फलदार वृक्ष लगाए जाएं, ताकि उससे फल भी पैदा होंगे और लकड़ी भी अति महत्वपूर्ण निकलेगी और उसके नीचे घास भी होगी, और जो हमारे वन क्षेत्र में रहने वाले पशु पक्षी हैं उनका भी सहज हो जाएगा रहना, क्योंकि इससे वाटर लेवल भी और ज़मीन भी ऊसर हो रही है। इस नाते इस प्रश्न को मैंने सदन में रखा है और सरकार निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेगी और पूरे देश भर में ये इसका हटा करके फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। दूसरा, जो कानपुर से लेकर महोबा तक जो नेशनल हाईवे है, इसका 3 साल पहले एक गलत रूट पर उसको डिसाइड किया गया था, लेकिन सरकार ने स्वयं उसको चेंज किया और मैंने भी ध्यानाकर्षण कराया कि जब 4 लेन नेशनल ग्रीन हाईवे जब निकल रहा है
तो शहरों की कनेक्टिविटी हो तब तो उसका डबल फ़ायदे होंगे, क्योंकि अगर जो बहुत दूर से निकलता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो अब ये कानपुर रिंग रोड से होते हुए घाटमपुर को कनेक्ट करेगा, हमीरपुर को कनेक्ट करेगा, मौदहा को कनेक्ट करेगा, कबरई को कनेक्ट करेगा, सीधे इस तरीके का लगभग वो फाइनल स्टेज में है। बहुत जल्दी उसका टेंडर होने वाला है। अभी 12 दिन 13 दिन पहले ही मेरी माननीय परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी जी से और उनके विभाग के जो अधिकारी थे उनसे मेरा संवाद हुआ, क्योंकि सदन चल रहा था तो सहज उपलब्धता थी। इस नाते मैंने कहा तत्काल इसको कराया जाए, क्योंकि इस हाईवे पर डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। इस नाते ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है और इसको तत्काल अमल पे लाया जाए और तत्काल इसको बनने के लिए प्रयास किए जाएं। बुंदेलखंड क्षेत्र में हम आपसे बातचीत करें और किसानों के बारे में बात न करें, ये बेईमानी होगी। बुंदेलखंड का किसान जो है ख़ास तौर पे महोबा, हमीरपुर और आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं। ऐसी कोई कार्य योजना होनी चाहिए, हालांकि सरकार उसमें मदद करती है, कुछ थोड़ा बहुत जो भी दे सकते हैं वो देते हैं, लेकिन ऐसी कोई कार्य योजना तैयार होनी चाहिए जिसमें यहाँ के किसानों की जीविका जो है वो वास्तव में बढ़ जाए। कुछ क्या आपका विचार है इसमें? निश्चित विचार आपका सही है कि जल की उपलब्धता पहले होनी चाहिए। तो जल की उपलब्धता के बारे में आपको पता ही है कि नदी जोड़ो अभियान के तहत हमारे अटल जी से जो शुरू हुआ था वो आज उसको धरातल पर उतार दिया गया है। और बाकी जल की उपलब्धता छोटी छोटी नहरें बनाकर भी पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है। और जल ही कहते हैं कि जल ही जीवन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मैं देख रहा हूं कि पूरे बुंदेलखंड में पेयजल की भी बहुत समस्या रहती थी। तो बुंदेलखंड क्या पूरे देश में नल से जल योजना पहुंची है। और नल से जल योजना के अंतर्गत जहां शुद्ध जल नहीं पहुंच रहा था पीने के लिए, वो हमारी सरकार ने, मोदी जी ने ऐसा अभियान चलाया कि गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले नल से जल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। अभी कुछ उसमें खामियां हैं, तो समय रहते धीरे धीरे वो भी ठीक होंगी और जहां भी नहीं पहुंचा है वो भी पहुंचेगा। और सबसे मेन क्या कि उत्तर प्रदेश जब डबल इंजन की सरकार होती है, तो जब डबल इंजन की सरकार है और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पिछले के सरकारों का अनुभव है मुझे, मायावती जी की सरकार का और अखिलेश यादव जी की सरकार का। मुलायम सिंह जी इसके पहले थे, उनके बारे में क्या कहना इस संसार में है नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार थी और मायावती जी की सरकार 2, 4, 6 घंटे बिजली उपलब्ध होती थी। पर्टिकुलर अपने क्षेत्रों पर 22, 24 और 20 घंटे बिजली जाती थी। लेकिन बुंदेलखंड के लोग स्वयं गवाह हैं कि 22, 18, 22 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली पहुंच रही है। जब बिजली पहुंचेगी तो निश्चित रूप से जो हमारे ट्यूबवेल हैं, निजी ट्यूबवेल हैं, निजी बोरिंग हमारे बुंदेलखंड में बहुत सक्सेस हैं, और जब वो चलेगा तो निश्चित रूप से पानी खेतों तक पहुंचेगा। और इस कारण से बहुत चीज़ों का सरकारों के माध्यम से विकास हो रहा है। मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन की सरकार के नाते आज बुंदेलखंड में खुशहाली है। बुंदेलखंड में जो पलायन होता था विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, वो पलायन रुका है। आवास हो, शौचालय हो, गैस हो और राशन हो, यानी किसान सम्मान निधि हो, यानी जनता पहले अधिकारी और नेताओं के चक्कर काटते घूमती रहती थी। आज मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन को घर बैठे बैठाए इतनी ढेर सारी योजनाओं का लाभ उनके दरवाजे पर पहुंच रहा है। अब कोई बिचौलिया बीच में आकर खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोदी जी का अभियान है और मोदी जी ने ये योजनाएं लाकर, जब खाते खुल रहे थे तो विपक्षी दल के लोग प्रश्न कर रहे थे इन खातों में क्या होगा, क्या होगा। अब उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। बार बार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है
अब उनको लगता है कि ये जीत कैसे हो रही है, तो अब उनको जीत के मायने पता हैं, लेकिन कभी ईवीएम, वोट चोरी, मैंने इस तरीके के आरोप लगाकर मैंने विपक्ष में खड़े होने की आदत जैसी पड़ गई है। सरकार निरंतरता कायम करते हुए जन कल्याण के कार्य कर रही है, हम संतुष्ट हैं और जनता भी संतुष्ट है। मैं कहूं कि जनता संतुष्ट है तो ये मेरे कहने भर से नहीं, पूरे देश की जनता हमारे एनडीए गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। हमारी विचारधारा से भी सहमत हुई है, हमारे विकास के कार्यों से भी सहमत हुई है, हमारे नेता से भी सहमत हुई है, हमारे दल से भी सहमत हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं से भी सहमत हुई है, क्योंकि हमारा जो भी कार्य करता है वो निष्ठा के साथ गरीब जनता से जुड़कर उसकी सेवा के लिए समर्पित है और लगातार काम कर रहा है। संतुष्टि से बात आई तो आपका बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है और हम लोग यदा कदा मीडिया के माध्यम से सुनते भी रहते हैं आपके बारे में कि आप वहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, ये चल रहा है। तो भविष्य में क्या महसूस करते हैं अपने बारे में कि किस शिखर तक जाना चाहते हैं? मेरा कोई शिखर जाने का लक्ष्य नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और सिपाही भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको थाथी मानते हुए, निरंतरता कायम करते हुए अपने आप को लगाए रखता हूँ काम करने में। और मेरा शिखर क्या है, मैं जहाँ हूँ वहाँ खुश हूँ। इसके पहले जहाँ था वहाँ खुश था और जब चला था तब भी खुशी मन से चला था कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी धारा 370 ख़त्म करेगी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों का कल्याण करेगी और भारतीय जनता पार्टी गाय की चिंता करेगी, भारतीय जनता पार्टी गरीबों के उत्थान की चिंता करेगी, किसान की चिंता करेगी। तो जिसलिए हम राजनीतिक क्षेत्र में आए थे वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार करते चली जा रही है। इसलिए हम इस नाते कह रहे हैं कि हम बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं कि जहां हम अपने हमारा व्यक्तिगत खड़ा होना है वो खड़े हो रहे हैं, वो कोई विषय नहीं है। लेकिन जनता जनार्दन की सेवा के लिए हमारा दल, हमारे नेता लगातार सरकारों के माध्यम से जनता के करीब उनकी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में संतुष्ट अपने आप को मानता हूं कि जनता का कार्य हमारी प्राथमिकता है। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और इसके पहले जब हमारे अटल जी थे तब कारगिल हुआ, तब उसको मुंह की खानी पड़ी। हमारा अटल जी ने परमाणु बम विस्फोट किया, नेशनल हाईवे का संचार किया, गांव-गांव को रोड से जोड़ा। तो उसी आधार पर हम निरंतरता कायम करते हुए पंडित दीनदयाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए रास्ते पर हमारा दल और हमारे नेता चलते हैं। अंत्योदय हमारा आधार है। अंतिम व्यक्ति के करीब हम कैसे पहुँचें उसके लिए हमारा और हमारे दल के नेताओं का अक्षर सा प्रयास जारी है और निश्चित रूप से हम उस अक्षर से प्रयास में सफल हुए हैं और आगे अभी जो भी शेष है उस पर पूरा करेंगे। एक आखिरी प्रश्न आपसे कि इतनी भाग दौड़ में चलते रहते हैं आप, संसद जाना, ये करना, इधर दौड़ना, सुबह से आपके यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है, परिवार के लिए समय कैसे निकालते हैं? नहीं, परिवार भी समझता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए उन्होंने समझौता कर लिया है आपसे। हाँ, राष्ट्र की सेवा के लिए और समाज की सेवा के लिए अगर राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिलता है तो फिर समय तो स्वाभाविक है देना पड़ेगा, वाजिब है और देना भी चाहिए। तो परिवार भी सहमत होता है, क्योंकि परिवार अब कोई हम जब जिस क्षेत्र में हम चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कोई ऐसे क्षेत्र में तो है नहीं कि कोई गलत कार्य कर रहे हों। हम जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं और उस जन कल्याण के कार्य में सब कुछ समाहित है। इस नाते परिवार की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, परिवार भी सहमत होता है। तो ये थे श्री बाबूराम जी निषाद,
जो राज्यसभा सांसद हैं और इन्होंने हमारे स्टूडियो में आकर हमारे प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया। सांसद जी, आपके सुखद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, मैं भी आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में बुलाया, मेरा सम्मान किया, इसलिए आपका भी मैं आभार अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद आपको। आप देखते रहिए महोबा न्यूज़।